हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले जय सिया राम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब और उसका बेसिक डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि अलग अलग जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशंस दिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। जब आप टेक्स्ट बुक में से इकोनॉमिक ग्रोथ का टॉपिक पढ़ोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा लिखा है कि इन इकोनॉमिक ग्रोथ देर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। अब जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ोगे, जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर ने ऐसा बोला था कि अगर सिर्फ देश का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम। हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ में रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। कैसे, ये पूरा आप ध्यान से सुनना, फिर जाके आपको पता चलेगा कि हाँ सही बात। देखो दोस्तों, नेशनल इनकम काउंट करने के, कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक होती है मॉनेटरी नेशनल इनकम और दूसरी होती है रियल नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम करंट ईयर के प्राइस से गिने, जब कोई भी हम लोग नेशनल इनकम जब हम करंट ईयर के प्राइस से गिने तो उसको मॉनेटरी नेशनल इनकम बोलते हैं, और जब हम नेशनल इनकम बेस ईयर के प्राइसेस से गिनेंगे तो वो हमें मिलती है रियल नेशनल इनकम। अब दोस्तों, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझना। मान लो कि हमें 2018 की नेशनल इनकम चाहिए। अब नेशनल इनकम मिलती कैसे है, जितना भी प्रोडक्शन, मैं आपको प्रोडक्शन मेथड वाली समझा रहा हूँ, जितना भी प्रोडक्शन जो इंडिया काउंट करती है, इंडिया में इस तरीके से नेशनल इनकम काउंट की जाती है। तो जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस, मतलब वो जिस प्राइस पे बेची जा रही है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में उसको MRP से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। लेकिन आपको पता है कि हर साल प्राइजेस चेंज होते रहते हैं और ज़्यादातर प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। ज़्यादातर, कभी कम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लेशन का जो रेट होता है वो बढ़ता जाता है। तो अब मान लो कि 2018 की नेशनल इनकम आप ढूंढ रहे हो, मैं मॉनेटरी समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब 2018 की नेशनल इनकम ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, 2018 का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है मल्टीप्लाइड बाय हम लोग प्राइस कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब हम 2019 का इसी तरीके से ढूंढते हैं, तो 2019 का टोटल जो प्रोडक्शन होगा मल्टीप्लाइड बाय 2019 की प्राइस, क्योंकि करंट ईयर की प्राइस से ढूंढना है। अब दोस्तों, ऐसा हो सकता है कई बार जब आप करंट ईयर के प्राइसेस से गिनते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन आपका बढ़ा नहीं होता है। 2018 में जितना प्रोडक्शन हुआ था उतना ही 2019 में हुआ होगा, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से हमें नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाएगी, जो सही मायने में सही पिक्चर नहीं बताता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझना। 2018 की नेशनल इनकम गिनते वक्त हम 2018 में जो प्राइजेस चल रहे हैं ना वो गिनेंगे। 2019 की नेशनल इनकम गिनते वक्त हम 2019 के जो प्राइजेस चल रहे हैं वही गिनेंगे। तो इसको बोलते हैं व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर्स प्राइस इट इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम। और ये सही पिक्चर नहीं बताता है दोस्तों इकोनॉमी का। कई बार ऐसा होगा कि आपका प्रोडक्शन पिछले साल जितना ही है बट प्राइजेस डबल हो गए हैं, तो आपकी नेशनल इनकम डबल आएगी। और अगर नेशनल इनकम डबल आई तो ये तो वो बताएगा कि आपका देश डबल ग्रो कर रहा है, मतलब डबल फोल्ड पे ग्रो किया है हमने जीडीपी, जबकि सही मायने में ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतने का उतना ही है। रियल नेशनल इनकम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। रियल नेशनल इनकम में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ वही चेंज होता है, प्राइस फिक्स रखी जाती है। यहां पर क्या होता है, करंट ईयर की प्राइस से नहीं ढूंढा जाता है, बेस ईयर की प्राइस से ढूंढा जाता है। एक बेस ईयर होता है, मान लो गवर्नमेंट ने मान लिया है कि 2015 बेस ईयर, एग्जांपल 2015 बेस ईयर है, तो 2018 की मुझे नेशनल इनकम चाहिए तो मैं 2018 के प्राइसेस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा,
2018 का जितना भी प्रोडक्शन है मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर्स प्राइस, मतलब 2015 की। 2019 की भी मुझे नेशनल इनकम ढूंढनी है, तो भी मैं क्या करूंगा, 2019 का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो प्रोडक्शन, करंट ईयर का प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कौन सी, वही की वही बेस ईयर की प्राइस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर प्राइस सेम टू सेम, यहाँ पर प्राइस फिक्स हो जाती है, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। और मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मॉनेटरी नेशनल इनकम जो होती है ना, मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि प्राइस की वजह से बढ़ी हुई इनकम। और रियल नेशनल इनकम क्या है, प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी हुई इनकम। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको कुछ पता चल रहा है यहां पर रियल का मतलब क्या हुआ, रियल नेशनल इनकम का मतलब ये हुआ, रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है। मॉनेटरी नेशनल इनकम जो प्राइस की वजह से बढ़ती है, रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम जो प्रोडक्शन की वजह से बढ़ती है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में कभी भी ऐसा आए कि रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो दोस्तों वो सही है। रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है अल्टीमेटली प्रोडक्शन। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा टॉपिक लिखा है कि ऐसा पॉइंट लिखा है कि इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको समझाया। अब देखिए प्रोफेसर हैंसन क्या बोल रहे हैं। डेफिनेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी नेशनल इनकम का बढ़ना और टोटल जो क्वांटिटी है गुड्स और सर्विसेज का, मतलब प्रोडक्शन बढ़ना। नेशनल इनकम मतलब याद रखना दोस्तों, नेशनल इनकम मतलब यहाँ पर कौन सी नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम। और रियल नेशनल इनकम का मतलब होता है प्रोडक्शन से बढ़ी हुई इनकम। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन दी प्रोफेसर हैंसन की कि रियल नेशनल इनकम बढ़े कंटिन्यूअस और हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी किसी देश का प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब साइमन क्रूजनेट, बहुत ही मस्त डेफिनेशन है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, लंबे समय में दोस्तों किसी भी देश की, लंबे समय में किसी भी देश की अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज वस्तुओं और सेवाएं सप्लाई करने की उसकी कैपेसिटी जब बढ़ती है, इसको बोलते हैं वैविध्यपूर्ण चीज वस्तुओं और सेवाएं। डाइवर्स का मतलब होता है विविधता, अलग अलग चीज़ें। आप सिंपल, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों, एक एग्जांपल, कि आप अपने मम्मी पापा से जाकर पूछना, आप अपने दादा दादी से जाकर पूछना कि आपके ज़माने में आज जितनी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, जितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, क्या उस वक्त इतने गुड्स एंड सर्विसेज मिलते थे और इतनी वैरायटीज़ मिलती थी? दोस्तों आप देखो, आज कोई भी चीज़ ले लो, खाने पीने की चीज़ हो, कपड़े हो, टेक्नोलॉजी हो, आज इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है इंडिया में दोस्तों। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें आई कैसे? क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी बढ़ी है। लंबे समय में इंडिया की एज अ कंट्री हमारी कैपेसिटी बढ़ी है कि हम हमारे लोगों को अलग अलग चीज वस्तु और सेवाएं हम सप्लाई कर पाते हैं। वो कहाँ से सप्लाई कर पाते होंगे? क्योंकि हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ा है। और कैसा प्रोडक्शन बढ़ा है? डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स। डाइवर्स मतलब अलग अलग चीज़ें, एक जैसी चीज़ें नहीं। और दोस्तों आप देख लो कितनी सारी चीज़ें मिलती है अब मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बहुत मस्त डेफिनेशन साइमन क्रूजनेट ने समझाई। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अ कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नॉन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ा हमारे देश में अलग अलग चीज़ों का, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन समझाई। अब मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझाता हूँ। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन तो हायर रेट से बढ़ाना ही पड़ता है। प्रोडक्शन हायर रेट से बढ़ाएंगे, नेशनल इनकम हायर रेट से बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम हायर रेट से बढ़ाएंगे, तब जाकर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा और तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन क्या दोस्तों डेवलपमेंट में सिर्फ अगर पर कैपिटा इनकम बढ़े या तो सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, तो क्या वो पैसे से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा? हाँ, मेन रिक्वायरमेंट वो है, लेकिन दोस्तों डेवलपमेंट में इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ,
देखो डेवलपमेंट में दोस्तों ग्रोथ भी आ जाती है, प्रोग्रेस भी आ जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आ जाती है, मतलब इसमें सब कुछ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और क्या क्या बदलाव होते हैं, तो दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या बदलाव होते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम में कोई भी कंट्री, कोई भी देश जब आज़ाद हुआ होता है, जैसे इंडिया, भारत जब आज़ाद हुआ था, या तो कोई भी देश अपने डेवलपमेंट के पहले फेज में जब उसने विकास की शुरुआत की होती है, विकास करने की, तो उस देश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। तो नेशनल इनकम में जब कोई भी देश विकास की शुरुआत की प्रक्रिया में उस देश की राष्ट्रीय आय में, मतलब नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का होता है, वो पूरा जो कंट्रीब्यूशन, मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो जैसे जैसे समय जाता है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे चेंज होता है। आप ही सोचो दोस्तों कि क्या लोग गांव से शहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो नेशनल इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो बदल जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जाएगा और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये था पहला चेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। दूसरा, एजुकेशन का लेवल बढ़ते जाता है। तीसरा, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। चौथा, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिसको बोलते हैं छुपे हुए बेरोजगार, इस इकोनॉमिक्स में एक 6th चैप्टर आपका 12th स्टैंडर्ड में, अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें डिटेल में आप उसके बारे में समझोगे। अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ उसमें। तो जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड होते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं, ज़्यादातर छुपे हुए बेरोजगार। बाहरी तौर पर हमें ऐसा लगता है कि काम कर रहे हैं, पर सही मायने में प्रोडक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, तो ये जो छुपे हुए बेरोजगार होते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में उनको काम मिलने लगता है। जैसे मैंने बोला, नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है और नए नए मशीन्स आते हैं, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। ये सारे जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ना डेवलपमेंट में, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की एक लिमिटेशन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की एक लिमिटेशन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्शन तो बढ़ता है, चलो रियल नेशनल इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम, क्योंकि वो प्रोडक्शन की वजह से ही बढ़ती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जो संस्था की ये सुधार होने चाहिए और जो लोगों की सोच में परिवर्तन आना चाहिए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंसिडर नहीं होता है। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप देखो दोस्तों, एजुकेशन का लेवल बढ़ने की वजह से आज संस्था के सुधार, नए नए रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, नई नई संस्थाएं भी विकसित हो रही है, और दूसरा, लोगों की सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। और दोस्तों एक बात याद रखना, परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। और इसीलिए जब एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो समय के साथ हम भी बदलेंगे, समय के साथ हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट में ये सब कुछ होता है, इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं। तो डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड प्रोसेस। तो डेवलपमेंट में ये सारे चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, तो डेवलपमेंट में ये जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उसकी वजह से अल्टीमेटली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम ये कम हो जाती है। गरीबी, बेरोजगारी और आय की असमानता कम होने लगती है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। अब मुझे एक बात बताओ, माइकल टोडेरो ने एक ही लाइन में बहुत मस्त बात बोल दी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई एक चीज़ नहीं होती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत कुछ होता है। एजुकेशन लेवल बढ़ता है, इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज होते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड जो होते हैं उनको दूसरे सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो माइकल टोडेरो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, ये बहुमुखी प्रक्रिया है। मतलब इसमें एक उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसमें बहुत सारे आपके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो इसलिए देखो, एक मार्क में, मतलब एक ही लाइन में, एक मार्क में नहीं सॉरी, एक लाइन में माइकल टोडेरो ने क्या लिख दिया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, जो मैंने आपको समझाया। अब जीएम मेयर क्या बोल रहे हैं, इनकी डेफिनेशन भी ज़बरदस्त है दोस्तों, ध्यान से सुनना। इनकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या बोल रहे हैं कि दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एक चीज़ होनी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या बोल रहे हैं जीएम मेयर
इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच देर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, मतलब गरीबी बढ़नी नहीं चाहिए। मैंने बोला ना, दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो अब दूसरी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। जो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। आय की असमानता जो है वो ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। नहीं तो मैंने बोला था पिछली बार, नहीं तो क्या होगा, रिचरर गेट्स मोर रिचरर, पुअरर गेट्स मोर पुअरर। धनिक और ज़्यादा धनिक बनते जाएंगे, गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी चीज़ क्या नहीं होनी चाहिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनइक्वालिटीज। आय की असमानता और ज़्यादा बढ़नी चाहिए नहीं, ये तो कम होनी चाहिए। तो दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, गरीबी नहीं बढ़नी चाहिए और दूसरा आय की असमानता नहीं बढ़नी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो ये एक चीज़ होनी चाहिए जीएम मेयर के हिसाब से, एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम। दोस्तों रियल शब्द, रियल पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए और उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस राइज इन द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और लंबे समय तक हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रहनी चाहिए ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा तभी तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों जीएम मेयर ने जो डेफिनेशन दी है बहुत मस्त डेफिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है। दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो देखो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, the distribution of income does not further increase the inequalities, and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a long period of time. अब दोस्तों लास्ट जो मैकलप ने बताई है डेफिनेशन, अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि कोई भी देश हो उसको, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने चाहिए, उसकी सप्लाई बढ़नी चाहिए, और हमारे देश में उसकी जो टेक्निक है, मतलब काम करने की जो पद्धति है, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। जिससे क्या होगा कि भले हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन जनसंख्या से भी ज़्यादा हमारे देश की प्रोडक्शन, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही मायने में क्या है कि कोई भी देश अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाए और टेक्निक में चेंज लाए। जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज लाए, नई टेक्नोलॉजी अपनाए, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली बढ़ेगी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली क्या होगा, बेटर होगा, चाहे जनसंख्या स्थिर रहे या चाहे जनसंख्या बढ़ती जाए। दोस्तों इंडिया की जनसंख्या बहुत बड़ी है आज़ादी के बाद, लेकिन फिर भी सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हुआ है। हाँ, हमें इस दिशा में और अभी बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, हाँ बहुत हद तक अभी हमें करना बाकी है, अभी बहुत रास्ता तय करना है दोस्तों हमें, लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इतनी जनसंख्या बढ़ने के बावजूद। तो मैकलप क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं एंड क्रिएट चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन की टेक्निक में बदलाव लाना है, जिससे क्या होगा, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, जिससे पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली बढ़ेगी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली राइजेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस। चाहे जनसंख्या स्थिर रहे या चाहे जनसंख्या बढ़े, लेकिन आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें उत्पादन के साधन में बढ़ोतरी हो और जो भी टेक्निक है उसमें बदलाव आए, ताकि हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती जाए और सबकी जीवन की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो। तो मैकलप ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीजेज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू विच पर कैपिटा इनकम continuously increases and the standard of living continuously rises irrespective of whether population remains constant or increases।
दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बेसिक आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए, बेसिक डिफरेंस बता दिया, दोनों की डेफिनेशंस बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लिमिटेशंस के बारे में समझाऊंगा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।